नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में मैं आज आपको बताऊंगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ, आप सभी सोच रहे होंगे कि पंडित नेहरू। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो कोई भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है। इतिहास की किताब में दर्ज है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पर क्या यह वाकई सच है? क्योंकि इतिहास का एक पन्ना वो भी है जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बरकतुल्लाह खान बताया गया है। ये सुनकर हैरानी हो सकती है, पर इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि पंडित नेहरू से पहले ही भारत के प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर बरकतुल्लाह खान थे कौन, जिन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ? और यदि वे प्रधानमंत्री थे तो फिर पंडित नेहरू का नाम प्रथम स्थान पर क्यों है? प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर आपका तनाव और बढ़ सकता है। इससे पहले समझ लें कि यहाँ जिन बरकतुल्लाह खान की बात हो रही है, उनके प्रधानमंत्री चुने जाने के वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जबकि पंडित नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कहलाए। इसलिए लोगों ने उनके बारे में ज्यादा पढ़ा और सुना। लेकिन बरकतुल्लाह खान भी वो शख्स हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि आजादी की जंग में उनका योगदान भी कम नहीं था। मध्य प्रदेश के भोपाल में 7 जुलाई 1854 को जन्मे बरकतुल्लाह खान का परिवार भोपाल रियासत का अहम हिस्सा था। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी पैदाइशी 1857 या 1858 में हुई। उन्होंने सुलेमानी स्कूल में अरबी, फारसी और अंग्रेजी की तालीम हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लीडर शेख जमालुद्दीन अफगानी से प्रभावित होकर उन्होंने सभी देशों के मुसलमानों को एक करने की ठानी। इसी दौरान माता पिता का देहांत हो गया। सिर पर एक बहन की जिम्मेदारी थी, सो उसका भी ब्याह हो गया। अब बरकतुल्लाह खान के जीवन में कोई नहीं था सिवाय अपने लक्ष्य के। उन्होंने एक दिन बिना किसी को खबर किए भोपाल छोड़ दिया और बंबई में पहुंच गए। यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ खुद भी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा जारी रखी। मुंबई में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड का रुख किया। वैसे तो वे इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। बरकतुल्लाह की मुलाकात यहाँ प्रवासी हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के संरक्षक श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई। कुछ घंटे की इस मुलाकात में बरकतुल्लाह के मन में गहरी छाप छोड़ी। वे भारत की आजादी के लिए मुखर हुए। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी लेख के जरिए वे जल्द ही चर्चा में आ गए। खान लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, पर भारत में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ उनकी कलम चलती रही। यही कारण है कि इंग्लैंड में खान का विरोध शुरू हो गया। हालात इतने खराब हुए कि बरकतुल्लाह को देश छोड़ने की नौबत आ गई। 1899 में बरकतुल्लाह अमेरिका पहुंचे, जहां वे प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए सम्मेलन करते रहे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके भाषण और लेख यहां भी जारी रहे। खर्च चलाने के लिए उन्होंने स्कूल में अरबी पढ़ाने का काम किया, लेकिन दिल और दिमाग तो भारत की चिंता में मग्न था। भारत के प्रति उनकी चिंता का सबूत है हसरत मोहिन को लिखा एक खत, जिसमें एक अंश में उन्होंने लिखा है कि बड़े अफसोस की बात है कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पूरे देश में भूखमरी फैली जा रही है, लेकिन ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान को अपने मालो सामान को, बाजार की नीतियों को ही आगे बढ़ाने में लगी है। हिंदुस्तान से करोड़ों रुपयों की लूट तो केवल इस देश में लगाए गए पूंजी के सूद के रूप में ही की जाती है, और ये लूट निरंतर बढ़ती जा रही है। देश की इस गुलामी और उसकी गिरती दशा के लिए जरूरी है कि देश के हिंदू मुसलमान एकजुट होकर तथा कांग्रेस के साथ होकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाएं। 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर बरकतुल्लाह क्रांति की नई अलग जमाने के लिए अमेरिका से जापान पहुंचे, जो उन दिनों प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य ठिकाना बना हुआ था। 1905 के अंत तक बरकतुल्लाह महान क्रांतिकारी विचारक बन चुके थे। उन्होंने जोर दिया कि मुसलमानों को हिंदू और सिख के साथ मिलकर
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफत करनी होगी। हालांकि जापान में भी ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया और एक बार फिर वे अमेरिका पहुंच गए। जब वे दोबारा अमेरिका पहुंचे तब तक प्रवासी हिंदुस्तानियों ने गदर पार्टी के निर्माण का प्रयास शुरू कर दिया था। खान ने उनका साथ दिया और कनाडा तथा मैक्सिको में रह रहे भारतीय प्रवासियों को एक किया। 13 मार्च 1913 को गदर पार्टी की स्थापना करने के बाद उन्होंने 120 भारतीयों का सम्मेलन आयोजित किया। यह भारत के बाहर देश की स्वतंत्रता का प्रमुख अभियान बना, जिसमें सोहन सिंह बरखना और लाला हृदयाल जैसे प्रवासी क्रांतिकारी शामिल हुए। बरकतुल्लाह ने ब्रिटिश राज्य को उखाड़कर भारत में जनतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना करने का सपना देखा। गदर पार्टी ने साप्ताहिक गदर का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें बरकतुल्लाह लगातार अपने क्रांतिकारी लेख लिखते रहे। ये मुहिम अमेरिका से जर्मनी पहुंच गई। चंपक रामन पिल्लई, भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल वहीद खान ने इस आंदोलन को हवा दी। यही राजा महेंद्र प्रताप ने बरकतुल्लाह की पहली मुलाकात हुई। वे जल्द ही घनिष्ठ मित्र बन गए। दोनों ने बर्लिन में युद्धरत हिंदुस्तानी सैनिकों से ब्रिटिश फौज से बगावत करने के बाद उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा किया। आंदोलन को भारत तक पहुंचाने के लिए दोनों ने साथ में तुर्की, बगदाद और फिर अफगानिस्तान का सफर किया। उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और इसीलिए बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र जर्मनी सरकार के खास बन गए। सफर के दौरान सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक भी मुहैया कराए, पर जब वे काबुल पहुंचे तो उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने नजरबंद कर लिया। जर्मनी सरकार ने दबाव बनाया और अफगानी आवाम ने भी विरोध किया। आखिरकार वे कैद से आजाद हुए और 1915 में हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटिश विरोधी जर्मन सरकार ने तुरंत ही अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों की इस अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता भी प्रदान कर दी। स्थायी सरकार के राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र और प्रधानमंत्री बने बरकतुल्लाह खान। भारत की अस्थायी सरकार के साथ अफगानिस्तान की सरकार ने अहम समझौता किया, जिसमें वायदा किया गया कि अफगान भारत की आजादी की जंग में उसके साथ है। इसके बदले में आजादी के बाद भारत की ये सरकार बलूचिस्तान और पुख्तूनी भाषा भाषी क्षेत्र अफगानिस्तान को सौंप देगी। अस्थायी सरकार जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रमण की तैयारी कर रही थी, तभी 1917 की अक्टूबर को क्रांति के जरिए रूस की जारशाही का तख्ता पलट हो गया। 1919 में बरकतुल्लाह सरकार से स्वतंत्रता के उपदेश के बारे में बात करने के लिए मॉस्को पहुंचे, जहां लेनिन ने उन्हें अपना समर्थन दिया। उन्हें सोवियत रूस से हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष का सीधा समर्थन मिलना शुरू हो गया। हालांकि बरकतुल्लाह जब तक इस आंदोलन की आग भारत के भीतर पहुंचा पाते, इससे पहले ही उनकी उम्र जवाब देने लगी। वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक सभा को संबोधित करने के लिए कैलिफोर्निया पहुंचे। जैसे ही वे बोलने के लिए खड़े हुए, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। संबोधन निरस्त कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद 27 सितंबर 1927 को बरकतुल्लाह खान ने अमेरिका में ही अंतिम सांस ली। बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपने साथियों से कहा था कि मैं आजीवन हिंदुस्तान की आजादी के लिए सक्रिय रहा। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा जीवन मेरे देश की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो पाया। अफसोस है कि हमारी कोशिशों का हमारे जीवन में कोई फल नहीं निकला, लेकिन उसी के साथ ये खुशी भी है कि अब हजारों की तादाद में नौजवान देश की आजादी के लिए आगे चल रहे हैं, जो ईमानदार और साहस है। मैं पूरे विश्वास के साथ अपने देश का भविष्य उनके हाथों में छोड़ सकता हूं। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी कब्र की माटी को भारत में दफनाया जाए, लेकिन उन्हें अमेरिका के मार्वस्पली कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप